वेलकम टू टैक्स मास्टर क्लास। आई एम एडवोकेट एंथनी विलियम्स और आप देख रहे हैं एक स्पेशल सीरीज टैक्स मास्टर क्लास की। आप देख रहे हैं पार्ट 10 और इसमें हो ये रहा है कि हम आपको इस साल जो फाइनेंस एक्ट 2021 आया है, जो टैक्स ईयर 2022 के लिए एप्लीकेबल है, उसके जो चेंजेस हैं वो रेड में यहाँ टेक्स्ट नज़र आ रहा है। उसके अलावा, क्योंकि नॉर्मली चेंजेस पर तो सब लोग बात करते हैं, लेकिन पूरे लॉ को जैसे जैसे सेक्शन 1 से हम करते जा रहे हैं बात उस पर, और सेक्शन 114 तक हम पहुंच गए हैं। और अभी तक जो हमने पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक हमने सब्सटेंटिव लॉ, यानी जो एक्चुअल कानून है जिसमें आपके सारे सवालों के जवाब है कि जी कैपिटल गेन क्या है और स्टार्टअप क्या है और कंप्यूट कैसे करते हैं, हेड्स ऑफ इनकम क्या है, डिविडेंड को सेपरेटली क्यों टैक्स किया जाता है, वो सारे सवालों के जवाब आपको इन सारों सेक्शन से में मिल सकते हैं। और आपके कंसल्टेंट्स और टैक्स दोस्ती टीम जब भी आप सवाल पूछते हैं, हम इन्हीं सेक्शंस को उस साल के लिए देख के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 2015 की रिटर्न फाइल करवा रहे हैं हमसे, तो 2015 में जो कानून था उसके मुताबिक हम रिटर्न फाइल करते हैं। जैसे टैक्सेशन ऑफ गिफ्ट्स के रूल जो हैं वो टैक्स ईयर 2018 के बाद आए हैं, या सेक्शन 1111 जो भी हमने देखा था जिसमें अनएक्सप्लेन्ड इनकम की बात है, वो ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो है 2018 के बाद हुए। तो अब जो हम सेक्शंस देखेंगे उनका ताल्लुक जो है टैक्स फाइलिंग से है। तो सेक्शन 114 तो सबसे ज़्यादा वेल नोन है, आप सब लोग जानते होंगे, और इस पर हमारी बहुत सारी वीडियोस भी हैं। और ये वो सेक्शन है जो क्लियरली बताता है कि किस शख्स ने टैक्स फाइल करनी है, किस पर्सन ने टैक्स फाइल करनी है। इस पे हम कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस बना चुके हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं कॉम्प्रिहेंसिव वीडियोस की सीरीज़, जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 जो फेडरल कानून है टैक्स का पाकिस्तान में, उसको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रही है। एग्जिस्टिंग कानून को भी, जो नया कानून भी आया, और जो टैक्स रिटर्न 2021 और टैक्स ईयर 2022 की रिटर्न्स के लिए आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है जी नॉन प्रॉफिट ने भी रिटर्न फाइल करनी है, हमने उसके लिए प्रीवियस देखा था। फिर ये फाइनल टैक्सेशन वालों के लिए, फिर ये मुख्तलिफ प्रॉपर्टी होल्डर्स के लिए है, और इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। आप जो है सिर्फ ये देख सकते हैं मोटर व्हीकल जिसके पास एनटीएन है, जो किसी उसका है। एक और क्लास ऐड की गई, पर्सन और क्लासेस ऑफ पर्सन नोटिफाइड बाय बोर्ड विद अप्रूवल ऑफ मिनिस्टर इन चार्ज। मिनिस्टर इन चार्ज नॉर्मली रेवेन्यू का, इकनॉमिक्स का, स्टेटिस्टिक्स का जो मिनिस्टर होता है, वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को बताएगा कि और किस लोगों को भी शामिल करें। रेजिडेंट पर्सन को कई सालों से अपने इंटरनेशनल एसेट्स के लिए अलग से वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी पड़ी है 116A की, और उसके लिए कंडीशंस हैं। और ऑब्वियसली हम यहाँ पे सिर्फ सेक्शंस देख रहे हैं और उनमें जो चेंजेस आई हैं, तो इसलिए सिर्फ इसको यहाँ जिक्र कर दिया। सेक्शन आएगा तो उस पर बात करेंगे। ये जो सेक्शन है ये 1144 के तहत नोटिस भी आते हैं, कमिश्नर भेजते हैं कि आप अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करें। फिर आप इसके तहत रिवाइज भी करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है प्रोवाइडेड फर्दर दैट द टाइम लिमिटेशन provided under this section shall not apply if commissioner satisfy on the basis of reason who person failed to furnish his return as foreign income or owns foreign। ये जो है सेक्शन ये कहता है कि लास्ट 5 ईयर्स की रिटर्न कमिश्नर मांग सकता है, और उसके अंदर लिखा है मे बी इशूड इन 1 और मोर इन द लास्ट 10 ईयर्स। और यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर इफ़ द कमिश्नर सेटिस्फाइड टू बी रिकॉर्डेड इन राइटिंग हु फेल्ड टू फर्निश हिज रिटर्न। मज़ीद उनको कहा गया कि उनकी फ़ॉरेन इनकम थी, फ़ॉरेन एसेट्स थे, इसलिए कमिश्नर ने प्रोवाइड फॉर दैट टाइम सेक्शन नॉट अप्लाई। मज़ीद पावर दी गई है मेरे ख्याल से, यानी 10 साल से भी पीछे उन लोगों के लिए जो कभी फाइलर ही नहीं पाकिस्तानी सिस्टम में बने, लेकिन फाइलर थे। मतलब ये है कि उनकी इनकम्स थी वगैरह वगैरह। ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग जो नॉन रेजिडेंट भी हैं उन पर ये अप्लाई होगा। देन अगेन ये जनरल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप समझते हैं कि ये कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन इस वीडियो में आप पे अप्लाई होता है, तो प्रॉपर टैक्स कंसल्टिंग और टैक्स दोस्ती टीम से रब्ता कर सकते हैं। फ़ोन नंबर नीचे दिए हैं। फिर वो कहता है जी 6A के जो रिटर्न, अगर उसको कोई गलती नज़र आती है तो रिवाइज कर सकता है, प्रोवाइडेड कि कमिश्नर में वेव दिस कंडीशन कमिश्नर सर्टिफाई और रिवाइज और ऑडिट इज़ नॉट नेसेसरी। तो ये भी सही है कि कमिश्नर समझता है कि ज़रूरत नहीं है रिवाइज़ करने की, तो वो रिवाइज़ ना करें। ऐसे सिनेरियो बन जाते हैं
मैं अभी तो आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकूँगा, लेकिन जहाँ किसी लेस प्रोफेशनल बंदे से आपने टैक्स रिटर्न फाइल किया, फिर आपने अपना केस कुछ हद तक खुद फाइट किया और फिर आप हमारे पास या किसी प्रोफेशनल पर्सन के पास आते हैं, तो वहाँ फिर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है कि क्लैरिटी दे दें। तो कमिश्नर कह के चलें ठीक है जी ये केस हम क्लोज करते हैं, क्योंकि हमें समझ आ गई कि कोई कंसीलमेंट ऑफ इनकम वगैरह नहीं है। और ऑब्वियसली काफ़ी लेंथी सेक्शन है। 14A में जो है उन्होंने क्या कहा है, उसका रीनेम कर दिया उसको बिजनेस बैंक अकाउंट। एवरी टैक्स पेयर शैल डिक्लेयर टू द कमिश्नर द बैंक अकाउंट रियलाइज्ड बिजनेस बैंक अकाउंट शैल बी डिक्लेयर्ड थ्रू ओरिजिनल और मॉडिफाई। सबसे पहले तो मैं आपको कहूँगा कि ये जो सेक्शन री राइट हुआ है, इसका मतलब है कि वो जो टैक्स पेयर प्रोफाइल फिल करनी थी और 30 जून 2021 उसकी लास्ट डेट थी, तो वो तो रिमूव हो गया। इसका मतलब है 10,000 की जो पेनल्टी लगनी थी 1 जुलाई 2021 को उन सब लोगों को, इंक्लूडिंग मेरा तो माई प्रोफाइल मैंने कंप्लेन करना चाह रहा हूँ लेकिन की नहीं अभी तक, लेकिन मेरा तो माई प्रोफाइल में कोई डेटा ही नहीं आ रहा, मतलब कोई फॉर्म ही नहीं आ रहा फिल करने के लिए। लेकिन जिनका शो भी हो रहा था और उनकी से 30 जून 2021 की डेट गुजर गई है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, 10,000 पेनल्टी नहीं लगेगी। अब सिर्फ जो लोग बिज़नेस करते हैं मेरी तरह, उनको बिज़नेस बैंक अकाउंट डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, जो ऑब्वियसली माई प्रोफाइल जैसे ही मेरा अपडेट होगा तो मैं, लेकिन यहाँ उन्होंने माई प्रोफाइल को टोटली रिमूव ही कर दिया और वापस सेक्शन 181 पर आ गए, जो फॉर्म 181 आयरस में रजिस्ट्रेशन का उस पर आ गए। जो अच्छी बात है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म था और इसकी वजह से कन्फ्यूजन हो रही थी। वैसे टैक्स पेयर को फ़ायदा होना था माई प्रोफाइल का और हुआ भी है, लेकिन लेट्स सी कि लीगली जो है वो 10,000 की पेनल्टी वगैरह हटा दी है। अब बिज़नेस बैंक अकाउंट ओपन करना ज़रूरी है और बिज़नेस बैंक अकाउंट की डेफिनेशन हम पढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे लोग जिनको ऐसी इनकम मिलती है जिस पे टैक्स डिडक्ट हो जाता है, प्रॉफिट ऑन डेट है वगैरह है, तो उनको जो है पर्सन नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश अ रिटर्न ऑफ इनकम, वो लोग हैं जो विडो है, ऑर्फन है, 25 की एज से, वो है द फॉलोइंग पर्सन शैल नॉट बी रिक्वायर्ड टू इनकम फॉर टैक्सेस सोली। यहाँ ऊपर सेक्शन 114 में कुछ प्रॉपर्टी ओनरशिप की बात हो रही थी कि अगर आपका फ्लैट हो 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा, तो आपने लाजमन रिटर्न फाइल करनी है चाहे आपकी इनकम हो कि नहीं। वो कंडीशन विडो पे या कोई ऑर्फन जिसकी एज 25 से कम है या डिसेबल्ड पर्सन पे नहीं लगती। इसी तरह नॉन रेजिडेंट पर्सन सिर्फ और सिर्फ ओनरशिप ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी की वजह से रिटर्न फाइल नहीं करेगा। तो ये सुन के सारे नॉन रेजिडेंट लोग मेरे से लड़ेंगे कि जी हमारा तो ऐसा ही है कि हमारी पाकिस्तान सोर्स इनकम तो नहीं है। प्रीवियस पार्ट में हमने बात की थी कि पाकिस्तान सोर्स इनकम क्या होती है, लेकिन हमें फिर भी रिटर्न फाइल करनी है। और उसकी वजह मैं बताऊंगा इसलिए करनी है क्योंकि एक्चुअली फाइलर और नॉन फाइलर वाली बात आ चुकी है। वरना पहले अगर आप सिर्फ प्रॉपर्टी ख़रीदते रहते पाकिस्तान में और कोई भी इनकम आपकी ना होती, तो उस साल आपको रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अब चूँकि फाइलर नॉन फाइलर वाली बात है तो ये ज़रूरी है। कमिश्नर जो है नोटिस भेज सकता है कि आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करें, जहां वो ये सारी डिटेल ले सकता है। और ये वो सेक्शन है जिसका तकरीबन मेरे से 3 लाख दफ़ा पूछ दिया गया कि जी नॉन रेजिडेंट पर्सन ने वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करनी है कि नहीं। तो जवाब ये है कि जो वेल्थ स्टेटमेंट का सेक्शन 116 है, उसका सब सेक्शन 2 कहता है कि एवरी रेजिडेंट टैक्स पेयर बीइंग एन इंडिविजुअल, इसका मतलब AOP और कंपनी भी निकल गया, तो रेजिडेंट टैक्स पेयर ही, और वो भी रेजिडेंट इंडिविजुअल टैक्स पेयर ही सिर्फ वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेगा। जब तक आप नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल हैं आप फाइल नहीं करेंगे, और अगर आप रेजिडेंट AOP और कंपनी भी हैं तब भी आप वेल्थ स्टेटमेंट फाइल नहीं करेंगे। लेकिन किसी शख्स को भी, चाहे वो रेजिडेंट हो कि नॉन रेजिडेंट, उसको कमिश्नर भेज सकता है। और फिर उसको कैसे हैंडल करना है वो फिर डेफिनेटली आपको साथ बैठ के एक पूरा रोड मैप बनाएंगे कि कैसे आपने अपने एसेट्स डिक्लेयर करने हैं, उनके फ़ायदे नुकसान क्या हैं। इसके हवाले से ऐसे रेजिडेंट टैक्स पेयर जो इंडिविजुअल है और वो $10,000 से ज़्यादा, 100,000 यूनाइटेड स्टेट डॉलर से ज़्यादा उनके फॉरेन इनकम है, यहाँ नॉट लेस देन 1,00,000 से ज़्यादा उनकी जो है ना फॉरेन एसेट्स हैं या फॉरेन इनकम है, तो वो ये एक सेपरेट वेल्थ स्टेटमेंट फाइल करेंगे। जो लोग अपना बिजनेस ख़त्म कर देते हैं वो इस सेक्शन के तहत अगर एक नोटिस अपने कमिश्नर को भेज दें ऑनलाइन, तो इस तरह होगा कि फिर उनके NTN के अगेंस्ट उनका बिजनेस शो नहीं होगा और ये पूरा
तरीका है। इसी तरह ये सेक्शंस हैं आगे टाइम लेने के एक्सटेंशन वगैरह के हवाले से, सेक्शन 109 एक्सटेंशन। और याद रखिए आप सब कुछ आयरस पे होता है, इवन आपको एज ए टैक्स पेयर या एज ए टैक्स कंसल्टेंट टैक्स ऑफिस के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ई हियरिंग रूम्स में आप ऑनलाइन मीटिंग करेंगे। यहाँ पे आप देखते हैं कि असेसमेंट के हवाले से ये तब है जब, बल्कि जो है चलें बात कर लेते, ये तब है जब आपने अपनी रिटर्न फाइल की है और ऑटोमेटिकली एफपीआर के आयरस सिस्टम ने आपकी रिटर्न एक्सेप्ट कर ली है। तो ये वो कहता है कि जो लोग बाकायदगी से अपने रिटर्न टाइम पे फाइल करेंगे, इस दफ़ा लास्ट डेट 30 सितंबर 2021 है, काइंडली उससे पहले अपनी रिटर्न फाइल करें। और वो रिटर्न फाइल होगी इस इशू टू द टैक्स पेयर बाय द कमिश्नर ऑन द डे द रिटर्न वॉज फर्निश। ठीक है, प्रोवाइडेड दैट अंटिल द डेट स्पेसिफाइड अंडर 4th प्रोविजन टू सबसेक्शन this subsection shall be in force as if it is not operational, provided further that date under shall not apply when the provision is revoked, provided। ये जो अमेंडमेंट उन्होंने की है वो बड़े इंटरेस्टिंग है। और वो इंटरेस्टिंग इस तरह है कि आगे जो सेक्शन 2A है इसकी बात हो रही है, ठीक है जी। और 2A के अंदर जो है कुछ बातें ऐसे की जा रही हैं कि जी कमिश्नर अगर रिटर्न एक्सेप्ट हो भी जाती है तो फिर भी उसको चेंज कर सकता है। ये जो अमेंडमेंट आई है इससे इस सेक्शन को 2A को ख़त्म किया जा रहा है। तो आप अब अगर ऑनेस्टी में अपनी रिटर्न प्रॉपर डिस्क्लोजर के साथ, डॉक्यूमेंटेशन के साथ करेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये वो कह रहा है कि फेडरल बोर्ड ऑफिशियल गैजेट में सब कुछ पब्लिश करेगी जो भी उन्होंने एक्सप्लेन करना, ठीक है। और यहाँ पे ये एक और सेक्शन है, फिर ये बेस्ट जजमेंट है, जहाँ जो लोग फाइलर ही नहीं है उनकी रिटर्न एफबीआर वाले फ़ाइल कर सकते हैं, बशर्ते कि उनके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो कि उनकी रिटर्न फाइल होनी चाहिए थी, उनकी इनकम है, उनके एसेट्स हैं, तो ये सब कुछ। और उसका तरीका ये है वो सेक्शन 122 जिसके तहत आपको नोटिस आए। सेक्शन 121 में भी और 122 में भी कोई अमेंडमेंट नहीं हुई। इसका मतलब है कि कोई नई कंडीशन आप पे नहीं डाली जा रही जिसके तहत आपको परेशान होना चाहिए। लेकिन सेक्शन 5 और 5A जो है ये यहाँ पर गिवन है जिसके तहत आपसे पूछा जाता है। और ये वो सेक्शन 9 है जिसमें आप कहा ऐड कर दिया गया है जी, प्रोवाइडेड दैट द ऑर्डर अंडर दिस सेक्शन शैल बी मेड विद इन 120 डेज ऑफ इशुएंस ऑफ शो कॉज नोटिस। बेसिकली उन्होंने टाइम बाउंड कर दिया है कि अगर 122 सेक्शन के तहत आपको नोटिस आता है और आपको जवाब आप दे देते हैं तो फिर विद इन 4 मंथ्स वो काम करेगा और कमिश्नर लिखेगा कि या तो इस बंदे पे टैक्स लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए। प्रोविजन शैल बी एप्लीकेबल टू शो कॉज नोटिस इशूड आफ्टर फर्स्ट। तो अब आपको अगर नोटिस आएगा तो आपने ये काम करना है। प्रोवाइडेड फर्दर प्रोसीडिंग अजर्न होगी या ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट पे जाएगी 122, लेकिन 60 डेज से ज़्यादा नहीं। तो जैसे एज एन एडवोकेट मुझे पता है पंजाब में भी और इस्लामाबाद में भी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में अमेंडमेंट्स हुई हैं और एक टाइम फ्रेम दे दिया गया है कि इतनी देर में जो है ना पहले प्लेंट यानी दरख्वास्त दी जाएगी, फिर जो डिफेंडेंट है वो अपना जवाब देगा, फिर विद इन 30 डेज़ विटनेसेस बुलाए जाएंगे और फिर सारी चीज़ें होते होते विद इन 120 to 160 डेज़ यानी 6 मंथ्स में 180 डेज़ 6 मंथ्स में फ़ैसला सुना दिया जाएगा। और अगर दोनों साइड्स के वकील भी और दोनों साइड की पार्टीज जो हैं प्रॉपरली सारा कुछ डिक्लेयर करें, ये बात हो रही है सिविल अदालतों की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ये बात की गई है। तो सेम लॉजिक यहाँ भी लाई गई है कि जो भी डिस्प्यूट आता है और अगर टैक्स दोस्ती के क्लाइंट्स को जैसे हम बात करते हैं कि अगर आप प्रॉपर डिस्क्लोजर दे देंगे तो आपको अगर थोड़ा बहुत टैक्स भी पे करना पड़े जो कम ही देखने को आता है तो फ्यूचर में ऑडिट्स और इस तरह के प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। इसी तरह ये वो सारे सेक्शंस हैं जहाँ पे कमिश्नर को पावर दी गई है कि वो रिवाइज़ कर सकता है। वो कहता है इफ़ एनी ऑर्डर इज़ रिमांडेड बैक टू लोअर अथॉरिटी, यानी कमिश्नर वापस भेजता है डिप्टी कमिश्नर को कि जी इसको चेंज करें, ऑल्टर करें, कम करें, तो ऑर्डर गिविंग अफेक्ट टू डायरेक्शन शैल बी इशूड विद इन 120 डेज़। वही वाली बात जैसे सिविल अदालतों में 6 मंथ्स में फ़ैसला करना है तो 120 डेज़ में यहाँ इन लोगों ने भी फ़ैसला करना है। ये वो सारे सेक्शंस हैं जो अगर आप फाइलर नहीं बनते और आप मौका देते हैं कि आपके CNIC के अगेंस्ट अगर आप FBR मालूमात पे चले जाएं जो सिस्टर वेबसाइट है और वहाँ पर आप मौका देते हैं कि आप फाइलर नहीं बन रहे और उनके पास
डेटा जमा होता जा रहा है कि आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज़ ले रहे हैं, फॉरेन ट्रैवल कर रहे हैं, तो फिर वो यहाँ इन सेक्शंस के तहत आपके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले सकते हैं। और हमने एक डिटेल्ड वीडियोस बनाई थी कि प्रोविजनल असेसमेंट नॉन फाइलर्स के अगेंस्ट होगा, कि जहाँ कंसील्ड एसेट्स का पता चल जाएगा प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, फेडरल गवर्नमेंट को, तो वहाँ ऑटोमेटिकली, यानी आप प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं, आप फाइलर नहीं है लेकिन किसी तरीके से आप प्रॉपर्टी या गाड़ी या कुछ चीज़ ख़रीदते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली 60 डेज़ में नोटिस आ जाएगा कि जी आप रिटर्न भी फाइल करें और एक्सप्लेन करें ये पैसे कहाँ से आए थे, और इसी से रिलेटेड ये सारे सेक्शंस हैं। तो आप थोड़ा सा सुन के परेशान हो गए होंगे, तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को जो है ये चैप्टर जब ख़त्म होता है यहाँ रोकूंगा। आप देख रहे थे पार्ट 10 स्पेशल टैक्स मास्टर क्लास में, और हम जो है वो कॉम्प्रिहेंसिवली कमेंट्री दे रहे हैं आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस पे, और हाफ पे हम पहुंच चुके हैं। 239 पेजेस हो गए हैं, एक 250 टू 60 पेजेस रहते हैं। जब आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई करती है एफबीआर, तो आपको अपील का राइट होता है। वो पार्ट 11 में हम देखेंगे। आप देख रहे थे टैक्स मास्टर क्लास। थैंक यू वेरी मच।